इक्विलिब्रियम आया तो उस समय जो भी कॉन्सेंट्रेशन उठाओगे वो इक्विलिब्रियम वाला ही होगा। तो ये डेल्टा जी नॉट निकालने का तरीका, तो ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। जब आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको जो आंसर दिया जाएगा, दूसरा डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम में केसी में क्या रिलेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे किस तरह का क्वेश्चन आपका एनटीए वाला बना सकता है वो देख लीजिए। याद रखना डेल्टा जी या केसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये मत समझो यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा हुआ है, आप अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, यही बन गया आपके लिए क्या, ये एन आप यहां पुट करिए। तो यही 4 क्वेश्चन करने थे, जितने इसमें टिप्स देने थे वो दिए गए आपको, जितनी ट्रिक्स देने गए वो भी दे दिया गया आपको, और इसके अंदर की सारी छुपी हुई बातें आपको बता दी गई हैं। हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सेशन में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे नस्ट इक्वेशन के हेल्प से हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या फिर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे एक नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 1 पे, वो तो है आपका नस्ट इक्वेशन, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है नस्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर गिब्स एनर्जी की वैल्यू निकालना। तो ये इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे गए। एक बात अगर आपको बता दें कि इसके अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं डायरेक्ट, तो बस आप ये फॉर्मूला रख लीजिए, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये भी देखिए, ये फॉर्मूला, इस तरीके के फॉर्मूले आप रख लीजिए, बस भाई आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अगर इक्विलिब्रियम पे कोई नया क्वेश्चन बन गया, इक्विलिब्रियम पे नया क्वेश्चन बन गया, कोई थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग फटाफट ये जरा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन एक बार समझ लेते हैं, फिर तो फॉर्मूला हमारे हाथ में है ही है। न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, उस न्यूमेरिकल में जो भी टिप्स दिए जाएंगे वो वहीं का वहीं दे करके आपको इस सेक्शन में बहुत अच्छा बना दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट का लगा के हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्या, तब आते हैं कि आज का सेशन क्या था। क्लियर? तो पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन है क्या। सपोज अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरीके से खूब कंटेनर बना रखे थे, और इस साइड में आपने लिया था ZnSO4 सॉल्यूशन, बिल्कुल याद ही होगा आपको, और इस साइड में आपने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, 1M सॉल्यूशन लिया था, किसी कॉन्सेंट्रेशन पे लिया था भाई, ठीक है, वो सब बातें तो हम लोगों को पता ही है। इस साइड में आपने जिंक की रॉड डिप की थी, जो कि वो गल गई थी रॉड, और इस साइड में आपने कॉपर की रॉड डिप की थी। भाई जैसा सॉल्यूशन होता है वैसा ही रॉड इसमें रखना पड़ता है, और फिर आपने एक्सटर्नल वायर वगैरह लगाया था, और साथ ही साथ आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। ये सब खेल आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आपको पढ़ाया जा रहा था तब आपने ऐसे ही खेल खेले थे। अब जरा एक बात समझिए, ध्यान से समझना, ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसके आयन यहाँ पे क्या है, Zn+2 है और SO4-2 है भाई, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर में Zn+2 और SO4-2 आयन है। इसमें जो है Cu+2 आयन है और सल्फेट आयन है। हुआ क्या था अगर याद करो तो जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही थी किसमें, Zn+2 में। इस तरह जो है सॉल्यूशन में Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी आपने सीख लिया था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से आपने क्या बोला था, आप अगर याद करें तो सॉल्ट ब्रिज से आपने कहा था कि सर जो इससे Zn+2 निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज ने, जैसे यहां हमने KCl भर लिया था तो यहां का Cl- यहां से आया था, और वो Cl- इस Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो कहां से सर ये पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहां कुछ नहीं बढ़ रहा है, Zn+2 तो न्यूट्रलाइज होता जा रहा था। एक बात बताइए, यहां जिंक किसके साथ है, ZnSO4 के साथ, ठीक है भाई, और वहां से जो जिंक निकल के आया है वो Cl- के साथ मिलकर के भैया ZnCl2 ही तो बना रहा होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस बर्तन में Zn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह इस साइड में आपने कौन सा खेल खेला था, इस साइड में आपने कहा था कि सर Cu+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा था, Cu+2 आ रहा था, इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड से आया था, ये एनोड आपने बोल रखा था, और ये कैथोड बोला था, बिल्कुल याद होगा आपको। यहां से इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट पे आए थे तो यहाँ का जो सोल्यूशन का Cu+2 था, वो Cu+2 इस कॉपर की रॉड पे चिपक के इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो गया था, ये आपने सीखा था। मतलब इस सोल्यूशन के सारे Cu+2 आयन जा जाके वहां चिपक रहे थे, और इस वजह से कॉपर के ऊपर और कॉपर चढ़ गए थे। ये सब चीजें आपने सीख रखी थी, ठीक है भाई। अब जरा अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। यहां पे Zn+2 की संख्या बढ़ी, यानी Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कैसे भी बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा, यहां क्या हो रहा है, ध्यान समझना, अब इक्विलिब्रियम पे जा चुके हैं, ये पुरानी बातें अभी रिवाइज करा दी आपकी, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है, गल रहा है, टूट रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है।
रिडक्शन का मतलब क्या है? डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहां पे किस तरह का प्रोसेस चल रहा है? टूट रहा है। वहां किस तरह का प्रोसेस चल रहा है? बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? और जब दो अपोजिट प्रोसेस इक्वल रेट से होने लगती है उस समय इक्विलिब्रियम आ जाता है। सर समझ नहीं आया क्या बोला? ये तो हम जानते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाती है। ये तो आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहां उस पॉइंट को हम कैसे निकाले उसको समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, यहां से Zn+2 टूट के आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। वो Zn+2, ये Zn+2 तो सल्फेट आयन वाला है और ये Zn+2 जो ऊपर से आया है उसको Cl- न्यूट्रलाइज करके ये ZnCl2 बना दिया है। मतलब इस बर्तन के अंदर ZnSO4 और ZnCl2 है। सर Zn जितना आना था आ चुका, अब बर्तन में जगह ही नहीं है। अब बर्तन में सर जगह ही नहीं है। जितना Zn+2 टूटना था टूट गया, जितना Cu+2 ऊपर चिपकना था चिपक गया। अब जो है इसमें Cu+2 बचा ही नहीं, बर्तन में Cu+2 बचा ही नहीं, तो ये Cu+2 ऊपर नहीं जा रहा है। यहां Zn+2 इतना भर गया कि वहां से Zn+2 आ नहीं रहा है। अरे भैया जब तुम नहीं हो रहे हो तो काहे की बैटरी तो बंद हो गई ना। बैटरी का तो काम खत्म हो गया। बैटरी तो तभी चलती है जब ये काम होता रहे, ये इसमें जाता रहे, ये इसमें आता रहे, तभी तो बैटरी चलेगी। लेकिन बैटरी का काम बंद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ध्यान से सुन लेना। जितना आना था आ गया, बर्तन में जगह नहीं है तो Zn+2 अब नहीं आ पा रहा है। जितना इसके अंदर Cu+2 आयन थे सोल्यूशन वाला, वो सारा Cu+2 आयन ऊपर जाके चिपक गया। अब बर्तन में Cu+2 आयन ही नहीं है, यानी कि इधर रिडक्शन नहीं हो पा रहा, इधर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि बैटरी हो गई खत्म। और इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब नहीं होगा। और यही कंडीशन होता है क्या? इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम पर पूरी तरीके से सारी वर्किंग जो है बैटरी की वो स्टॉप हो जाती है। और जब वर्किंग बंद हो गई तो ई सेल क्या हो गया? जीरो। सर ई नॉट सेल क्यों नहीं जीरो हुआ? अरे भैया ई नॉट सेल एक स्टैंडर्ड चीज है, वो इस आंधी तूफान से नहीं होता, उसका तो फिक्स वैल्यू है। ई नॉट सेल इतना होता है। जो भी आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान का जो भी असर होता है वो किस पे होता है? ई सेल पे होता है। फॉर्मूला जानते हो ना, ये इस पे आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता, ये इस पे असर होता है। तो जिस समय इक्विलिब्रियम आई, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब फाइनल अगर अब एक लाइन में बोला जाए तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाता है, बैटरी अपना काम करना बंद कर देती है, उसे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। और उस इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है? जीरो। इक्विलिब्रियम पे अब किस तरह का क्वेश्चन आपका एनटीए वाला बना सकता है वो देख लीजिए। कि ऐसे बोलेगा कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर रेट ऑफ क्या? रेट ऑफ रिडक्शन। सही बात, वही तो बोल रहा है, नया क्या बोल रहा है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जिस रेट से ये हो रहा है उसी रेट से अगर ये होने लगे तो उस समय पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो रेट तो आपने कर ही दिया बराबर, ना तुम हो रहे हो ना तुम हो रहे हो, खत्म। या कॉन्संट्रेशन के केस में इक्विलिब्रियम क्या होता है? कॉन्संट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, वाकई में कांस्टेंट हो गया, जितना आना था आ गया, जितना जाना था जा गया। कॉन्संट्रेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। तो इक्विलिब्रियम की कहानी क्यों नहीं है भाई? तो इक्विलिब्रियम तो आ ही गया ना। तो इक्विलिब्रियम पे आपको फाइनली ये निकाल के चलना है। जितनी देर अभी आपने 2-4-5 मिनट बातें सुनी है उसको आप माइंड से हटा देना। इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या होता है? जीरो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है। इस नेक्स्ट इक्वेशन में एट इक्विलिब्रियम ई सेल बराबर क्या होता है? जीरो। जैसे ही ई सेल आपका मतलब इक्विलिब्रियम आया, उस केस में आपने भी देख रखा था कि क्यू बराबर क्या हो जाता था? के इक्विलिब्रियम। ठीक, बार बार इसको मत पढ़वाओ। क्यू क्या होता था? क्यू होता था, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करते थे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पर, मतलब किसी इक्विलिब्रियम वाले टाइम को छोड़कर, इक्विलिब्रियम जिस समय आ चुका है उस समय को छोड़कर, उससे पहले किसी भी समय का कॉन्सेंट्रेशन आप भर देंगे, वो आपको रिएक्शन क्वेश्चन क्यू बताएगा। जबकि केसी क्या होता था? केसी होता था इक्विलिब्रियम आने के बाद, जब इक्विलिब्रियम आ चुका तो उस समय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। अगर वो वाले कॉन्सेंट्रेशन आपने यहां भर दिए, इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने भर दिए, इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय क्या कॉन्सेंट्रेशन था वो भर दिया, तो वो वैल्यू बताएगा केसी का। इक्विलिब्रियम से पहले किसी भी जनरल टाइम का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने भर दिया तो वो क्यू बताएगा। आपने यहां बोल दिया एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम बोला वैसे ही क्यू क्या बन जाएगा? केसी। क्यों बन जाएगा? क्योंकि क्यू का एक्सप्रेशन और केसी का एक्सप्रेशन सेम। इक्विलिब्रियम आया तो उस समय जो भी कॉन्सेंट्रेशन उठाओगे वो इक्विलिब्रियम वाला ही होगा, है ना। तो चाहे यहां भरो चाहे वहां भरो, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्यू बराबर केसी। तो अब आपका फॉर्मूला किस तरह चेंज हो गया वो देखिए। एट इक्विलिब्रियम तुम तो गए बेटा, और जब ये चला गया तो बचा क्या? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Q। Q भी किस में तब्दील हो चुका है? ये केसी में तब्दील हो चुका है।
प्रेशर की बात करेगा तो यहाँ केपी लिख देना, ठीक है, ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन की बातें करते हैं आपके एनटीए वाले। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो गया 2.303 RT by NF log Kc, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। सर इसमें आर की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, टी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, एफ की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अरे क्यों याद करनी पड़ेगी, ये 2.303 आर टी और एफ की वैल्यू जब इसमें हम भरते थे तो उसी की तो वैल्यू 0.059 आती थी। तो ये फॉर्मूला तैयार करो ना, तो क्या हो गया ई नॉट सेल बराबर 0.059 by N log Kc। इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। या जो भी अभी हम एनर्जी सीखने जा रहे हैं उस एनर्जी को हमारे सामने गिव्स लेकर के आए थे, सो उनके ऑनर में हम लोग उसे गिव्स एनर्जी बोलते हैं। हमें भी पता है कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट एनर्जी हम नहीं बता सकते। ये जो गिव्स एनर्जी है इसे हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गिव्स एनर्जी को? जी से। अब भाई हमने अभी अभी बोल दिया कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कोई भी हो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी हम नहीं बता सकते, सो दैट्स व्हाई ये जो गिव्स एनर्जी जी है इसका हमारे जिंदगी में कोई भी मतलब, कोई भी सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। ऐसी चीजें जिसके हम एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं बता पाते, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बता पाते, तो ऐसे केसेस में हम लोग एनर्जी चेंज जरूर बता पाते हैं, बस एब्सोल्यूट एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बता पाएंगे, लेकिन एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है वो जरूर बता लेते हैं। सो दैट्स व्हाई हम गिव्स एनर्जी जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब हम गिव्स एनर्जी चेंज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गिव्स एनर्जी चेंज। याद रखना, जब भी हम किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं तो वहां पे हम चेंज जरूर बता लेते हैं। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं गिव्स एनर्जी चेंज, इसीलिए आपकी जिंदगी में बार बार ये डेल्टा जी आता है, खाली जी नहीं आता। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अब इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम यहां से शुरू करते हैं, जरा उसको समझिएगा। इसे जो ये गिव्स एनर्जी चेंज जिसे आप डेल्टा जी बोल रहे हैं, इसे हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। फ्री एनर्जी चेंज, ये सब पॉइंट जाना बहुत जरूरी है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। सर इसको आपने फ्री एनर्जी क्यों बोला? अरे भाई फ्री एनर्जी, एक बात बताइए, फ्री एनर्जी का मतलब क्या है? कि फ्री एनर्जी इतनी है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है उससे हम जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं हम कर लेंगे, बस अपनी एनर्जी उतनी बचाएंगे जिससे हमारी सांसें चलती रहे। उतनी एनर्जी छोड़ करके जितनी भी एनर्जी है जिससे आप काम अंतिम दम तक कर सकते हैं उसे हम फ्री एनर्जी बोलेंगे अपने बॉडी की। सिंपल बात है। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब ये हुआ कि हम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब ये हो गया कि हम वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, यूजफुल वर्क। अब सर ये यूजफुल वर्क क्या हो गया? जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें गैस कितनी एक्सपेंड हो रही है उसे हम यूजफुल वर्क कहते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बैटरी कितना चल रही है, 2 घंटे चल रही है, 10 घंटे, 20 घंटे, क्या इफिशियंसी है उसकी, जो क्या वो बैटरी कितनी देर तक काम कर रही है, उसे हम यूजफुल वर्क डन कहते हैं। और हमें पता है कि जब भी वर्क डन होगा तो एनर्जी, जब भी आप काम करेंगे तो एनर्जी घटेगी। तो इस तरह डेल्टा जी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन हो गया? माइनस का। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चूंकि यहां बैटरी सेल की बात कर रहे हैं तो यही W यूजफुल क्या बनेगा मेरे लिए? W इलेक्ट्रिकल। अरे भाई बिजली उजली की बात कर रहे हैं तो ये W इलेक्ट्रिकल बनेगा। अब कोई आपके पास कोई एक बैटरी का सेटअप है, उसमें आपका ये N इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, N इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर से उधर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। जो वर्क डन होता है वो आप सभी को पता है, W इलेक्ट्रिकल अगर पर सेकंड बताया जाए तो W इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो और इनटू क्या? पोटेंशियल। तो चार्ज फ्लो क्या है भाई? इस जो हम लोग सेल सीख रहे इतने देर से उसमें चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन के नाम का हो रहा था, ये चार्ज फ्लो हो रहा था, और पोटेंशियल क्या निकल रहा था? ई सेल निकल रहा था, है ना भाई? ई सेल, यही सब तो पोटेंशियल आ रहा था। तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे का चार्ज होता है, तो N इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? N फैराडे का चार्ज। तो चार्ज, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? N फैराडे। और बगल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल ले लिया भाई, ठीक है। जनरल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो ई सेल बोल दिया। बैटरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? ई सेल हुआ। तो W इलेक्ट्रिकल बराबर क्या हो गया? NF ई सेल। और अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी और वर्क डन में माइनस का रिलेशन होता है, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे तो एनर्जी घटेगी। तो इस चीज को वहां पुट कर दो तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर होता है माइनस W, और यहां पे रखोगे तो माइनस, और W की जगह क्या हो गया? NF ई सेल। आ गया ना आपका फॉर्मूला? तो ये थी इसकी बातें। क्लियर? लेकिन यही चीज अगर आप स्टैंडर्ड स्केल पे करने लगोगे, कॉन्सेंट्रेशन 1 m ले लिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 m ले लिया, प्रेशर की बात हो रही होगी तो 180 m ले लिया, ठीक, टेम्परेचर आपने 298 कर ही रखा है, तो ऐसे केसेस में वो स्टैंडर्ड बन जाएगा। और ऐसे केसेस में जो फॉर्मूला लगाओगे वो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल बनेगा। क्लियर? तो ये इस फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा।
अब एक दो पॉइंट वो निकाल लेते हैं जिसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सपोज मानिए कि आपके सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है Zn प्लस Cu+2 गिव, इसमें इक्विलिब्रियम चलो बना देते हैं और यहाँ पे हो गया Zn+2 और प्लस Cu। ऐसी रिएक्शन आपके सामने लिखी है। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब आपसे बोला जाए कि भैया जरा डेल्टा G0 की वैल्यू बताना, तो आप कहोगे -n का मतलब 2 FE0 सेल, ये आ गया। क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी, और एनर्जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो मास पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम सपोज इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2Zn+2Cu+2, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अगर ये हो गया 2Zn+2, ठीक है, और प्लस 2Cu, ऐसा कर दिया, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया अब आप खुद बताइए, जब एक Cu+2 और Zn का खेल चल रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल रहा था, जब 2 का खेल चलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा कि नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, और उस केस में आपके डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 FE0 से। बहुत विशेष ख्याल रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी, ये दोनों क्या है, एनर्जी है भैया, कोई भी हो, गिब्स हो, फलाना हो, ढिमका हो, कोई एनर्जी हो तो तुम एनर्जी ना, और एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, मास पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है भैया, और क्वांटिटी डिपेंडेंट जितनी भी चीजें होती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। जैसे हम लोग 1 ग्लास ग्लूकॉन डी पी ले तो जो एनर्जी आएगी, और 2 ग्लास ग्लूकॉन डी पी ले तो थोड़ी एनर्जी और ज्यादा आ जाएगी, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बैक टू पेवेलियन चलते हैं, इतनी बातें आपके काम की थी, तो यहां से देख लीजिए, तो फाइनली डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -W, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के बाद एट स्टैंडर्ड स्केल पे ये फॉर्मूला आपने अभी अभी सीखा है। अब आपने E0 सेल, अब देखिए इसको रफ कर रहे हैं, अब आप E0 सेल अभी अभी आप पढ़ के आए हो, E0 सेल कितना होता है, ये देखो E0 सेल कहां गया, ये 2.303 RT/NF log Kc, ये सीखा है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पे अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये देखिए डेल्टा G0 बराबर क्या सीख रखा है भाई, -NF E0 सेल, ये सीखा है ना। और इक्विलिब्रियम पे E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम पे अगर बात कर रहे हैं, मतलब रिलेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा G0 में बनाने जा रहे हैं, तो E0 सेल की जगह आप जो जानते हैं वो रख लीजिए भाई। ये देखिए -NF हो गया, और E0 सेल की वैल्यू क्या आई थी, 2.303, ये आई थी, और RT/NF, ठीक है, और इधर बैठा था बेचारा log Kc, यही तो था, देख लो, यही था ना, 2.303 RT/NF log Kc, क्या था वो, E0 सेल रख दिया। रखने के बाद आप खुद देखिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो डेल्टा जी बराबर क्या आ गया, डेल्टा जी बराबर आपका आ गया है -2.303 RT log Kc, -2.303 RT log Kc, ये हो गया। अब अच्छा, आप इतना ये भी जानते हैं कि 2.303 और log को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये भाई साहब ln बन जाते हैं, तो एक नया फॉर्मूला हो गया डेल्टा G0 बराबर -RT ln Kc। डन हो गया। तो ये डेल्टा G0 निकालने का तरीका है, तो ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। क्लियर। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे E0 सेल दिया जाएगा, Kc पूछा जाएगा, या Kc दिया जाएगा, E0 सेल पूछा जाएगा, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। जितना भी इस स्लाइड में फॉर्मूला लिखा है, इसमें और पीछे वाले में, वो डायरेक्ट रट्टा मार करके आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्लियर हो गया। तो ये और जितने उसमें कंपटीशन लेवल बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, उससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। और आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका बचा है, जिसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उससे खूब पूछे जाते हैं, वो भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको सीखना है। पहले देखिए कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से पूछा जाए कि भाई इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है, तो उसके लिए ये पैरामीटर है। अगर हमें थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जी के पैरामीटर पर बेस्ड करके पूछे कि इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है, स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है, तो उसके लिए ये पैरामीटर है। ठीक है। अब इन दोनों का देखिए कैसे संगम बनता है, उस वो फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है भाई, -NFE सेल होता है। ठीक।
जिस तरह हम इसको बात कर रहे हैं उसी तरह हम डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल इस तरह भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात में देखिए ई सेल इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ई सेल इक्वल टू जीरो किसको बताता है? इक्विलिब्रियम को बोलता है। और ई सेल अगर जैसे ही आपने जीरो पुट किया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब एक पैरामीटर और एनर्जी के टर्म्स में मेरा तैयार हो गया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम को बताएगा। मतलब यहां चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और यहां चल रही है थर्मोकेमिस्ट्री। क्लियर? देखते रहिए। ई सेल ग्रेटर देन जीरो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ई सेल ग्रेटर देन जीरो हमें स्पॉन्टेनियस के बारे में बताता है। स्पॉन्टेनियस के बारे में तो कोई कहता है नहीं दूसरा पैरामीटर कुछ बताओ, तो हम कहेंगे लो डेल्टा जी के टर्म से सोच लो। तो आप बताइए ई सेल अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, जैसे ही यहाँ पे आप पॉजिटिव रखेंगे तो आगे कौन बैठा हुआ है? माइनस है, माइनस प्लस मिलके क्या बना देंगे? इसको माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस रहेगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने वाली है? निगेटिव आने वाली है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री से ई सेल ग्रेटर देन जीरो स्पॉन्टेनियस को दर्शाता है। उसी तरह थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में डेल्टा जी लेस देन जीरो निगेटिव होना स्पॉन्टेनियस को बताता है। क्लियर हुआ? चलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस को बताता है, मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। उसी तरह आपको कोई भी कह दे कि भाई कोई दूसरा अदर फैक्टर दो, अगला पैरामीटर दो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम कहेंगे देखो ई सेल लेस देन जीरो है, यानी कि ई सेल की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए? यहाँ पे आप पुट कर दीजिए निगेटिव वैल्यू पुट करिए, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी ई सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस को बताता है। उसी तरह अगर आपको डेल्टा जी से पूछे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? जब यहाँ निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी ना, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या बताएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस को। तो इस तरीके से आप इससे कूद के उसमें जा सकते हैं, उससे कूद के इसमें आ सकते हैं। क्लियर? तो यही बातें थी इसमें। दूसरा डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम में, केसी में क्या रिलेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं, वहां पे आप पढ़ के सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा जी एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है, जोड़ा जाता है, अभी बता दिया आपको। लेकिन ई सेल में ऐसी गलती मत करना कि रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू में भी मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बदल जाएगा। नहीं भाई, जो होता है सो होता है। जिंक का माइनस 0.76 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो बस होता है। उसमें आप जिंक वाले में दो रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर? तो ये सब जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, ये मास पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये मास पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब आइए जितना हम लोगों ने अभी सीखा है उससे देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस एग्जाम्पल पे। देखिए भाई, ये एग्जाम्पल इसलिए रखा गया है ताकि इस एग्जाम्पल को अगर आपने कर लिया तो आगे के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो नहीं भी करोगे तब भी सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ऐसा एग्जाम्पल आपके रिवीजन के लिए बना दिया गया है। इसमें सब बातें पीछे से लेके आगे तक सारी बातें निकल करके बाहर आ जाएंगी। तो यही एग्जाम्पल रिवाइज करना, भले ही आगे के 3 क्वेश्चन जो सिखाएंगे एक्सपेक्टेड वाले वो छोड़ भी दोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है? तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी कि आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है, कोई गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस हो रही हैं। और आपसे इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं, डेल्टा जी भी बताओ, मतलब डेल्टा जी नॉट भी बताओ, और केसी की वैल्यू भी बताओ। ये हमारे सामने ऐड कर दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये बताओ, ई नॉट सेल हम कैसे निकालते थे भाई? ई नॉट सेल हम कैसे निकालते थे? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ऐसे करते थे। और कैथोड किसका बनाते थे? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था? ज्यादा होता था। अच्छा, यहां पे एक बात और सीखने लायक है कि सर इसमें जो वैल्यूज भरते थे आप, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते थे, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होता था, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भरते थे। ये जो माइनस हो रहा है एक दूसरे में, ये रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस होता है ई नॉट सेल, जो आपको पहले सिखाया है। ठीक, अब इसमें यह बात बनता है कि सर कैथोड किसका बनाएंगे? अरे भाई, जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी, मतलब रिड्यूस होने का मन ज्यादा होगा, उसका कैथोड बनवा देना, और जिसके रिड्यूस होने का मन कम होगा उसका एनोड बना देना। सर एसआरपी ज्यादा किसका होता है? अरे जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख रखा है। अब देखिए क्या करना है यहां क्वेश्चन में, लेकिन हमारे साथ खेल गया ये इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, मतलब सीआर की वैल्यू ये है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सीआर हमें कितना दिया है? 0.74। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सीडी, ये सीडी की वैल्यू है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe+2 की वैल्यू दी गई है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एजी दिया गया है।
अरे सर ये तो क्वेश्चन हमसे खेल गया, हमें तो आरपी चाहिए, इसने तो ओपी दे दिया, और ये देखो ये नॉट लगा है, तो इसका मतलब ये सब के सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है, यानी एसओपी दिया है, लेकिन हमें तो सर एसआरपी चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, जानवर, इंसान, एलिमेंट सब सेम ही तो है, तो इसको पलट दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी एसआरपी वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे आप बताइए? एसआरपी वैल्यू, एसआरपी, अरे भाई ये प्लस का 0.74 है, एसओपी है, ये पलट दो, एसआरपी बन जाएगा -0.74, ये -0.40, ये प्लस का 0.77 और ये प्लस का 0.80। तकलीफ खत्म हो गई, तकलीफ खत्म हो गई। लीजिए हमें एसआरपी भी मिल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहां पे खेल किसका है? सीआर और सीडी का। सीआर और सीडी का अगर खेल है तो हम लोग चलते हैं सीआर और सीडी को घेरने, मतलब खेल इसका हो रहा है, इन दोनों का। अच्छा इन दोनों में बताइए, सबसे पहले अगर हम आपसे ई नॉट सेल निकलवाना चाहें तो ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है। कैथोड पे वो जाता है जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, तो एसआरपी बड़ी वैल्यू कौन है? माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी वैल्यू होती है, तो इसका बना देना कैथोड, यानी सीडी का बनेगा कैथोड, तो ये हो गया -0.4 हो गया, फिर माइनस और ये फिर ये इसको ले आना -0.74 हो गया। अब इसको जरा इधर उधर करो तो कितना आएगा? ये 4 0.74 में से 4 हटा दो तो 0.34 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है, 0.34 वोल्ट ये आ गया, प्लस का आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं आता, क्योंकि एसआरपी का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है, इसको एसआरपी मत बोलो, इसको बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा? इसका। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहा करे उसको खींच के कैथोड पे ले जाया करो, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहा करे उसको खींच के एनोड पे ले जाया करो। ई नॉट सेल आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कहता है कि भाई डेल्टा जी बताओ। अरे डेल्टा जी नॉट बताओ, तो ये होता है -NF ई नॉट सेल, ये होता है, ठीक है। एन देखो कितना खेल रहा होगा, एक सीआर से एक सीआर प्लस 3 में 3 का चेंज, तो 2 सीआर से 2 सीआर प्लस 3 में 6 का चेंज, एक सीडी प्लस 2 से सीडी जा रहा है, तो ये क्या हुआ? एक मिनट, एक सीडी प्लस 2 से सीडी में जा रहा है तो 2 का चेंज हो रहा है। जब 3 लोग खेलेंगे तो इसमें भी 6 का चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितना हो रहा है? 6 का, तो ये आपका बना माइनस और 6 आ गया। फैराडे की वैल्यू आप जानते ही हैं 96500 पुट कर देना, और साथ में इसको 0.34 वोल्ट पुट कर देना, आ गया आंसर। क्लियर? ये हो गया। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू वोल्ट वोल्ट हटाओ, अपना आपका जो आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू जब भी आप वोल्ट रखेंगे और ये चार्ज है तो भाई वोल्ट इंटू कुलम, कुलम ये आपका आ जाएगा कुलम में, ठीक, और ये वोल्ट हो जाएगा, तो कुलम इंटू वोल्ट का मल्टीप्लाई जूल होता है, ठीक। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो माइनस लगभग इतना आएगा 196,860, अपना सॉल्व कर लेना, लगभग इस तरह आएगा, किसमें आएगा? जूल में। डेल्टा जी नॉट भी आ गया। अब आपसे कहता है सर वो केसी बता दीजिए, तो भाई एक फॉर्मूला लगा देना, डेल्टा जी नॉट बराबर, सुनो डेल्टा जी नॉट में एलएन वाला फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि लॉग की वैल्यू आप ज्यादा सॉल्व कर पाते हो, तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303, लॉग वाला फॉर्मूला लगाना 2.303, इसको हटाइए, ठीक है, 2.303 RT log KC, ये होता था ना। अब यहां समझने वाली बात ये बताओ, देखो जब आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको जो आंसर दिया जाएगा ऑप्शन में वो आपको किलो जूल में दिया जाएगा, मतलब इसका आंसर बना 196.86 किलो जूल, इसमें आंसर लिख के आएगा ऑप्शन में, ठीक है भाई। तो किलो जूल में आ रहा था, किलो जूल लिख दिया, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे मेरे भाई तो यहाँ जूल में ही लिखना, जूल में ही, तो जूल में कितना आया था? -196,860, ये था बराबर -2.303, आर की वैल्यू पुट कर देना, कितना? 8.3। जितने एनर्जी वाले फॉर्मूले होते हैं, जितने भी एनर्जी वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल ही पुट होता है, क्लियर। अगर आपको वो कैलोरी में दे रहा है तब आर की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ आर की वैल्यू 2 कैलोरी पुट कर सकते हैं, वरना याद रखो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला होगा ये फिक्स याद कर लो, 8.3 पुट करना है, ठीक है। और टेम्परेचर आपका 298 पे ही खेलेगा, और ये लॉग केसी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका केसी भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ने हमें सब कुछ सिखा दिया, ये नोट कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एसआरपी ये दिया, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है ना। जब ये वैल्यू बड़ी है तो ई नॉट सेल इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एफई और एजी का खेल है, एफई और एजी का खेल है, आरपी वैल्यू चाहिए आपको एसआरपी, और जिसका एसआरपी ज्यादा उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा, वो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड पे ये वैल्यू पहुंचेगी, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल आ जाएगा 0.8 माइनस वो क्या है भाई, क्या है? 0.77, तो ये बन गया आपका 0.03,
हाँ 0.03 ये बन गया, ये वोल्ट हो गया, ये ई नॉट सेल आ गया। क्लियर। अब आपसे पूछेगा डेल्टा जी नॉट बताओ, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन। एन देखो Fe प्लस 2 से किस में जा रहा है, Fe प्लस 3 में, एक का चेंज, और Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में, एक का चेंज, तो एन तो बन गया एक, F होता है 96500, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या क्या बोलते हैं यहाँ, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हो गया 0.03। तो इसको सॉल्व करोगे डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। क्लियर। किस में आएगा डेल्टा जी नॉट, याद ही है आपको, ये किस में आएगा डेल्टा जी नॉट, जूल में आएगा, जितनी वैल्यू आए वो डेल्टा जी नॉट हो गया। अब जब डेल्टा जी नॉट पता चल जाएगा, केसी भी पता चल जाएगा। क्लियर हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, अब बढ़े आगे, एक ही रिवीजन करना, बस इस एग्जाम्पल को ही करना और छोड़ देना सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब मैंने लपेट लिया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, एक एग्जांपल ही आपको रिवाइज करना है, और ये 3 क्वेश्चन जो अभी सिखाने जा रहे हैं वो कर लेना, उसके बाद 4 क्वेश्चन छोड़ के आप कोई क्वेश्चन इस सेक्शन में मत करना, देखना एग्जाम में हर एक क्वेश्चन कर लोगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इस 40 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, उसके ई नॉट सेल की वैल्यू दी है। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ओहो इक्विलिब्रियम की बात कर लिया, इक्विलिब्रियम की बात कर लिया, और ई नॉट सेल दिया है, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है भैया, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.059 बाई एन लॉग केसी, बस एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो केसी क्या होता है, केसी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, एक बात बताइए, ये तो सॉलिड है, बिना चार्ज का है, सॉलिड है, ये तो मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जाएगा नहीं, तो बचा कौन, Fe+2 और Zn+2, यही तो बचा। लेकिन यहां बात समझना बहुत ध्यान से कि क्या हम ये रिएक्शन लेकर खेल सकते हैं। एक बात बताइए, इक्विलिब्रियम तभी आएगी ना जब रिएक्शन थोड़ी देर चले, बैटरी थोड़ी देर चले, थोड़ी देर चलने के बाद जब बैटरी वर्किंग में होगी तब जाके उसका बैटरी का वर्क रुकेगा, स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाना आना बंद हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो बैटरी चलनी चाहिए ना, यहां क्या दे दिया -0.32। अब ई सेल नेगेटिव होता है तो क्या रिएक्शन फिजिबल होगी, नहीं होगी। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो भैया जो 1-2 मिनट बाद इक्विलिब्रियम आता है, कहां से इक्विलिब्रियम आएगा, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। इसलिए ये रिएक्शन आप नहीं ले सकते। तो ये रिएक्शन नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसके ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रहा है निगेटिव में। क्या करें सर, अरे पलट दो रिएक्शन, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा, अब आपका होगा Zn प्लस Fe+2 गिव्स Fe और प्लस Zn+2। चूंकि इक्विलिब्रियम का खेल खिलवा रहा है तो थोड़ा सम्मान में भैया ये डबल साइडेड वाला तीर, इक्विलिब्रियम वाला तीर बना लेना। अब रिएक्शन ये है क्योंकि इसके लिए ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस 0.32, उसके लिए नेगेटिव था तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन को देख के केसी बनाना, तुम जाओगे नहीं मेरे एक्सप्रेशन में सॉलिड हो, तुम जाओगे नहीं मेरे एक्सप्रेशन में सॉलिड हो, तो बचा क्या, प्रोडक्ट ये बचा और रिएक्टेंट ये बचा। तो आज से क्या हो गया, ई नॉट सेल बराबर 0.059, ठीक है, N1 लिख लेंगे अभी, लॉग केसी, केसी की वैल्यू क्या बनेगी, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कौन है, Fe+2। तो इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है और एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, ये पूछा जा रहा है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन 1 m Zn+2, यानी Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 m दिया है, मतलब जब Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 m के आसपास है उसी समय कह रहा है इक्विलिब्रियम आया है भैया, तो इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बता दो Fe+2 का। तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, 1, ठीक। और पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या खेल रहा है, Zn जा रहा है, देखिए Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, और Fe+2 जा रहा है, कहां गया ये, Fe+2 जा रहा है आपका Fe में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है। तो n की वैल्यू भी आपको पता लग गई क्या, 2, ठीक। ये सब वैल्यूज आप फटाफट पुट कर दीजिए। ई नॉट सेल 0. कितना दिया है, 32 पॉजिटिव का, 0.059 की जगह 0.06 लिख लिया जाए, ठीक है, और नीचे n की वैल्यू 2 डाल दिया जाए, ये लॉग हो गया, और ये हो गया आपका क्या, Zn+2 की वैल्यू 1 है, तो इस डब्बे को भी हटाओ, ये 1 हो गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये लॉग वॉग वाला जितना अभी बहुत काम किया है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो Fe+2 का निकल के आएगा ये लगभग आएगा आपका -10.82 के आसपास। क्लियर, ये कॉन्सेंट्रेशन इसका आएगा, ठीक। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो ध्यान देना है, ये जो वैल्यू आ रही है ना ये लॉग के साथ वाली आ रही है, सॉरी, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी लॉग
log Fe plus 2 log Fe plus 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। log Fe plus 2 की वैल्यू आएगी, 2 से मल्टीप्लाई, इधर ये सब काम करोगे तो log Fe plus 2 की वैल्यू आएगी -10.82 के आसपास, ये आएगी। तो ये तो log Fe plus 2 है, हमसे तो यार Fe plus 2 पूछ रहा है। मैंने एंटी लॉग की भी वीडियो डाल रखी है, उसमें जाना भाई, एंटी लॉग सीख लेना, बहुत स्मार्ट ट्रिक बताया है, फटाफट हो जाएगा। ये देखो log Fe plus 2 बराबर दिया हुआ है -10.82, तो यहां बेस क्या होता है 10, तो Fe plus 2 क्या हो जाएगा, Fe plus 2 हो जाएगा 10 की पावर -10.82। मेरे उसमें चले जाना, वीडियो में मिल जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आता है, और आप लोग भी वहां जाके सीख लेना, आप भी लिखने लगोगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको 10 की पावर -11, और इधर जब 1 में से 82 जाएगा तो कितना बचा 0.18, तो 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 0.18 1। एक मिनट, ये पेन उधर नहीं चल रहा है, इसमें आप -1 ऐड कर देना, उसको 1 में से हटा देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -11, और ये आ जाएगा 10 की पावर आपका आ जाएगा 0.018 ऐसे। तो इसका जब आंसर निकालोगे तो ये लगभग ये वैल्यू जाएगी आपकी 1.4 के आसपास, 1.4 इंटू 10 पावर -11 m का आंसर आएगा। क्लियर। तो ये कैलकुलेशन करना है तो उस वीडियो में चले जाना, और याद रखना डेल्टा जी या केसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये मत समझो यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा हुआ है, आप अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ऐसे ही कैलकुलेशन वहां पर भी चलेंगी। तो इसलिए पहले से हाथ साफ रखना, एक जगह जाके फंसने वाले हो लॉग एंटी लॉग लेने में, तो वहां आप जाके वीडियो देखिए और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, वहां टिप्स दिए गए हैं, ट्रिक्स भी दिए गए हैं, फटाफट आपका भी सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अ फ्यूल सेल डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी ई सेल फ्रॉम द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन को जलाया जा रहा है O2 की मदद से, एट 1 बार एंड 298 केल्विन। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, E नॉट सेल, ठीक है भाई, E नॉट सेल पूछा जा रहा है। कह रहा है डेल्टा जी नॉट हम दे रहे हैं आपको, अरे डेल्टा जी नॉट दे रहे हो तो इसका मतलब एक ही तो फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E नॉट सेल, ये तो हुआ। अच्छा ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले इधर पुट कर लेते हैं, एन पता नहीं सर, एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए ई नॉट सेल निकलेगा तो निकलेगा किसमें, वोल्ट में आएगा ना, और वोल्ट के साथ क्या खेलता है डेल्टा जी, जूल, वोल्ट के साथ क्या आता है, जूल आता है, और आपको वैल्यू किसमें दी है, किलो जूल में। तो ये गलती में मत करना मेरे भाई, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो -2746 इंटू 10 के पावर 3। स्टूडेंट पहली गलती यहां करता है, डायरेक्ट बस इतना रख देता है, जब जान रहे हो कि उधर वोल्ट है तो इधर जूल चलेगा ना, तो ये जूल में आपको लिखना था, क्लियर। तो ये जूल है, इतना हो गया। अब फंस रहा है एन, एन कैसे निकालेंगे खुद देखिए, यहां पर देखिए एन के लिए आपको क्या खेल खेलना है, एन के लिए आपको क्या खेल खेलना है, यहां देखिए, यहां पे O2 में जरा चेंज देखो, O2 है तो ये फ्री स्टेट में है, एबंडेंस स्टेट में है, फ्री स्टेट में जो कोई भी होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। इधर देखो ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कितना हो रहा होगा, -2। H2O को भी देख लो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2। मतलब इधर का O2 -2 में चेंज हो रहा है, चाहे इधर चेंज हो चाहे उधर चेंज हो, सारे ऑक्सीजन को आपस में मिला दो तो चेंज -2 ही में तो जा रहा है, चाहे उसमें जाए चाहे उसमें जाए। सोचो ना कि ये ऑक्सीजन इसी में बैठा है, सबको मिला दो आपस में, तो 0 से -2 ही का चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो इधर देख लो कितने कितने O2 खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देख लो पहले। ऑक्सीडेशन नंबर 1 एटम का होता है, यानी ये 1 ऑक्सीजन का है, तो एक ऑक्सीजन में हमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज देखने को मिल रहा है, चाहे उसमें कूदो चाहे उसमें कूदो, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है भैया, 6.5 O2 है, यानी कि 13 O है। यहां था 1 ऑक्सीजन, ये 6.5 O2 है, मतलब ये 13 ऑक्सीजन है या नहीं है, बोलो 13 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का खेल खेल रहा है, तो यहां पर 13 ऑक्सीजन 26 इलेक्ट्रॉन का खेल खेलेगा ना मेरे भाई, तो ये 26, यही बन गया आपके लिए क्या, एन। ये एन आप यहां पुट करिए 26 और पा जाइए आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आपको टोटल यही 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं, बस ये 4 क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लेना आगे चल के, और इस सेक्शन में और कोई क्वेश्चन मत करना, सारा पैटर्न मैंने आपको करा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हो गया n = 2।
एट 298 केल्विन इज 3.8 इंटू 10 पावर माइनस 3। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रहा है 3.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो यानी कि ये केसी की वैल्यू दे रहा है। आपसे कह रहा है द सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल पूछा जा रहा है और फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी नॉट पूछा जा रहा है। तो पहले क्या निकालना चाहोगे, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 0.059 बाय एन, एन 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन हो गया, लॉग केसी, केसी की वैल्यू कितनी है, ये है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। मैंने बोला ना कि आपसे ई नॉट सेल बराबर 0.059 बाई एन लॉग केसी आपको लगाना है, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ये ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। इसको 0.059 को आप 0.06 मान लेना और 0.06 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 0.03 आ जाएगा, और इनटू लॉग 3.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -2.4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 3 लगभग 72 के आसपास है माइनस का, तो माइनस 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 ये लगभग यहां जाएगा 0.071 के आसपास। अभी देख लेते हैं कि माइनस 0.071 के आसपास जा रहा है या माइनस 0.074 के आसपास जा रहा है, आप यहां चेक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ई नॉट सेल आपका आ गया। अब क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट में लॉग वाला फॉर्मूला लगा देना, या तो माइनस एन एफ ई सेल लगा देना, तब भी आंसर आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल ये लगा दो। ठीक, क्योंकि ई नॉट सेल आपको पता ही चल गया है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन 2 एफ 96500 और इंटू ई नॉट सेल आपने अभी अभी निकाला माइनस 0.071, ये कर दिया। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, प्लस में समथिंग आएगा। अब देखो कौन सा आंसर है, एक तो माइनस में ये है, अब ये डेल्टा ये जो वैल्यूज है ये ई नॉट सेल की है ये वाली, और ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हैं डेल्टा जी नॉट की। अब देखो डेल्टा जी नॉट किसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो यही आंसर आपका है बी ऑप्शन। फिर भी आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तो यही 4 क्वेश्चन करने थे, जितने इसमें टिप्स देने थे वो दिए गए आपको, जितने ट्रिक्स देने गए वो भी दे दिया गया आपको, और इसके अंदर की सारी छुपी हुई बातें आपको बता दी गई है। अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।